पंचवटी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज नया टॉपिक जो राजनीति विज्ञान का हम पढ़ेंगे, उसका वो टॉपिक है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था। अक्सर संघात्मक शासन व्यवस्था के संदर्भ में पूछा जाता है परीक्षाओं में। संघात्मक शासन व्यवस्था को समझने से पूर्व हम ये जानेंगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था होती क्या है। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, संघ। संघ अर्थात समूह, और समूह से बोध होता है कि इसकी विभिन्न इकाइयां होगी। क्या होंगी? इसकी विभिन्न इकाइयां होगी। अर्थात जब कई इकाइयां मिलकर शासन व्यवस्था का संचालित करती हैं, तो इसे हम संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। ये एक शाब्दिक अर्थ है। कई इकाइयां जब मिलकर शासन का संचालन करती हैं, संचालन करती है, तो यह संघीय व्यवस्था कहलाता है। कहलाता है। ये एक शाब्दिक अर्थ हो गया कि संघात्मक होता क्या है। अर्थात संघ अर्थात समूह। समूह में विभिन्न इकाइयां होती हैं और समूह किसी लीडर के अधीन कार्य होता है। तो जब समूह में एक लीडर होता है, तो उस लीडर को केंद्र स्थिति प्राप्त होती है। मान लीजिए इकाइयों में से किसी एक इकाई को प्रमुखता प्राप्त है, उस इकाई को हम क्या बोल सकते हैं? केंद्र। बाकी जो जितनी भी इकाई हैं, वो इस केंद्र के अधीन रहकर कार्य करेंगी। इकाइयां, ये सभी जितनी भी इकाइयां हैं, वो केंद्र के अधीन रहकर कार्य करेगी। इन इकाइयों की अपनी निजी स्वतंत्रता है। निजी स्वतंत्रता है, लेकिन ये अपनी निजी स्वतंत्रता का उपभोग केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार करेंगी। ऐसी स्थिति को हम संघात्मक शासन व्यवस्था कह सकते हैं। ये तो एक शाब्दिक अर्थ था। बाकी किसी देश में संघात्मक शासन व्यवस्था मौजूद है या नहीं मौजूद है, इस संदर्भ में हम निम्न विशेषता पर ध्यान देते हैं। पहला, यदि किसी देश में निम्न विशेषता नजर आए, तो हम कह सकते हैं कि वहां संघात्मक शासन व्यवस्था मौजूद है। पहला है संविधान की सर्वोच्च स्थिति। अर्थात किसी देश में यदि संविधान को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त है, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? संघात्मक शासन व्यवस्था वहां पर मौजूद है, ऐसा हम बोल सकते हैं। भारत में क्या है? भारत में संविधान सर्वोच्च है। सरकार, सरकार से तात्पर्य है तीन अंग। सरकार के तीन अंग होते हैं, जैसा सभी को पता है। फर्स्ट व्यवस्थापिका, फिर है सेकंड कार्यपालिका, फिर है न्यायपालिका। न्यायपालिका। जब सरकार के ये तीनों अंग अपना अपना कार्य संविधान के अनुसार करेंगे, तो क्या होगा? वहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था मौजूद है, और भारत में ऐसी ही स्थिति है। संविधान के अनुसार सरकार के ये तीनों अंग कार्य करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था मौजूद है। दूसरी विशेषता, संविधान का लिखित होना। किसी देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है, तब हम कह सकते हैं जब वहां पर संविधान क्या हो? लिखित है। भारत के संदर्भ में बात की जाए, तो भारत का संविधान क्या है? लिखित है। भारत के संविधान को निर्माण करने में, निर्माण में जो समय लगा है, वह लगा है कितना? 2 वर्ष 18 दिन, नहीं नहीं, 2 वर्ष 11 माह।
18 दिन। तो भारत के संविधान को निर्मित होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था मौजूद है। तीसरी विशेषता है संविधान का कठोर होना। जिस देश में संविधान कठोर है वहां संघीय शासन व्यवस्था मौजूद है। भारत का संविधान कठोर है या लचीला है, ये एक विवादित मुद्दा या विचारात्मक मुद्दा है। अगर मोटे तौर पे हम देखें तो भारत का संविधान क्या है? कठोर संविधान है, क्योंकि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें से मुख्य अनुच्छेदों में संशोधन हेतु विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। और यह विशेष प्रक्रिया क्या होती है? यह विशेष प्रक्रिया काफी जटिल होती है। दोस्तों, संविधान की कठोरता का बोध हमें पता लगता है संशोधन प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा पता लगता है? संशोधन प्रक्रिया द्वारा। और भारत में संविधान को संशोधित करने के लिए 3 प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। एक तो है सामान्य, एक है विशेष, एक है अति विशेष प्रक्रिया। सामान्य संविधान संशोधन के लिए संसद में उपस्थित आधे अर्थात 50+1 सदस्यों की सहमति पर्याप्त है। जैसे कि किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना, 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण करना। इस प्रकार के जो संविधान संशोधन होते हैं, वो इसमें केवल इतना ही जरूरी है, ठीक है, 50+1। ठीक। दूसरा, कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इस विशेष प्रक्रिया में संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। जब तक 2/3 सदस्य सहमति न दे, तब तक संशोधन नहीं हो सकता। इस प्रकार के जो प्रावधान होते हैं, जैसे कि मूल अधिकारों में यदि कोई संशोधन करना हो तो ऐसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। और कुछ प्रावधान होते हैं काफी कठोर। इसके लिए 2/3 सदस्य, संसद में उपस्थित 2/3 सदस्य प्लस आधे राज्यों की सहमति, आधे राज्यों के विधानमंडल की सहमति, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रपति की निर्वाचन शक्ति में बदलाव लाना हो, या फिर राष्ट्रपति की शक्तियों में बदलाव लाना हो, या फिर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना हो। तो इस प्रकार से ज्यादातर जितने भी महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, वो महत्वपूर्ण प्रावधान विशेष प्रक्रिया के द्वारा किए जाते हैं, बदलाव किए जा सकते हैं, या अति विशेष प्रक्रिया के द्वारा बदलाव किया जा सकते हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान क्या है? कठोर है। और कठोर संविधान है, अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था मौजूद है। अब चौथी विशेषता है संघात्मक शासन व्यवस्था की शक्ति विभाजन। यह शक्ति विभाजन किसके बीच मध्य है? केंद्र एवं राज्य के मध्य। जिस देश में शक्तियों का विभाजन केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य कर दिया गया है, उस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था मौजूद है। और भारत में शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच कर दिया गया। किसके माध्यम से? सूचियों के माध्यम से। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय रखे गए हैं वर्तमान में? 100 विषय। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय। संघ सूची पे कानून कौन बना सकता है?
केंद्र सरकार, संघ सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची के 61 विषय पे कानून कौन बना सकती है? राज्य सरकार बना सकती है। और समवर्ती सूची के 52 विषयों पर कानून कौन बना सकती है? केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों। विवाद होने की स्थिति, मान लीजिए कि दोनों ने एक ही विषय के संबंध में कानून बना दिया और दोनों ने विपरीत कानून बना दिया है, ऐसी स्थिति में संघ के द्वारा बनाए गए कानून को ही मान्य माना जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में शक्ति का विभाजन केंद्र एवं राज्य के मध्य किया गया है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में क्या मौजूद है? संघात्मक शासन व्यवस्था मौजूद है। अब नेक्स्ट विशेषता है इसकी पांचवी विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका, जिस देश में न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र होती है, किससे स्वतंत्र होती है? न्यायपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है या फिर कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है और स्वतंत्र होकर अपना निर्णय देती है, उस देश में हम कह सकते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था मौजूद है। और भारत में जो न्यायपालिका है वो व्यवस्थापिका से पूर्णतः क्या है? स्वतंत्र है और वह कार्यपालिका से पूर्णतः स्वतंत्र रखी गई है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत में क्या मौजूद है? संघात्मक शासन व्यवस्था मौजूद है। जिस किसी भी देश में ये पांचों विशेषताएं नजर आ जाएं, उस देश के संदर्भ में आप कह सकते हो कि वहां पे क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था मौजूद है। भारत के संविधान में ये पांचों विशेषता या भारत की शासन व्यवस्था में ये पांचों विशेषता देखने को मिलती है। अर्थात भारत क्या है? एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। तो दोस्तों, आज मैंने प्रयास किया है कि आपको संघात्मक शासन व्यवस्था समझ में आए। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।